हेलो दोस्तों, मैं अमित तारक क्लासेज मुगलाबाद शाहपुर से। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में समान अध्ययन के अंतर्गत इतिहास के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले मेरा इतिहास से 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग ना देखे हो तो देख लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित तीर्थकारों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पहले दिया गया अभिनंदन, दूसरे विकल्प में दिया है विमलनाथ, तीसरे में मुनि सुब्रत नाथ और चौथे में प्रथम प्रभु। ठीक है, इनको कालक्रम अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आए थे, फिर उनके बाद कौन आए थे, फिर उनके बाद कौन आए थे, इस तरह से है। आइए देखते हैं। पहला विकल्प में दिया है ए में एक, चौथा और दूसरा और तीसरा है। बी में दिया है तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा है। सी में दिया है चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा दिया है। डी में दिया है चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा है। देख लीजिए इसमें। अब इसमें आंसर क्या होगा? अभिनंदन नाथ पहले थे, उसके बाद पद्म प्रभु हैं, उसके बाद विमलनाथ हैं, उसके बाद मुनि सुब्रत नाथ हैं। इसको हमें याद रहेगा क्रम अनुसार, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आरओ में मेन परीक्षा में 2016 में पूछा गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में देखो दिया है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। ये हैं सबसे पहले ऋषभनाथ, दूसरे हैं अजितनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पांचवें सुमितनाथ, छठवें पद्म प्रभु, सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, आठवें हैं चंद्रप्रभ, नौवें पे पुष्पदंत हैं या सुविधिनाथ, 10वें स्थान पे आए थे शीतलनाथ, 11वें स्थान पर आए थे श्रेयांसनाथ, 12वें पे वासुपूज्य, 13वें पे विमलनाथ, 14वें पे अनंतनाथ, 15वें पे धर्मनाथ, 16वें पे शांतिनाथ, 17वें पे कुंथुनाथ, 18वें पे अरनाथ, 19वें पे मल्लिनाथ। मल्लिनाथ को ही कुछ लोग कहा जाते हैं कि स्त्री भी थे, स्त्री थी। 20वें पे है मुनि सुव्रत, 21वें पे नमीनाथ और 22वें पे नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें पे महावीर स्वामी। ये तो याद होना चाहिए, नहीं तो 23वां, 24वां और पहला ये तो श्योर आना होना चाहिए। इसमें कुछ लोगों का नाम तो क्रम वाइज याद ही होना चाहिए आप लोग को। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ स्थल दिए गए हैं, इधर संबंधित तीर्थकार दिए गए हैं। श्रीवस्ती ए में दिया है, बी में दिया है काकंदी, बी में, सी में दिया है अयोध्या, डी में दिया है पभोसा। इधर संबंधित तीर्थकार हैं, पहले हैं ऋषभनाथ, दूसरे हैं पद्म प्रभु, तीसरे हैं सुविधानाथ, चौथे हैं संभवनाथ। इसमें कौन सा मिलान सही होगा देख लिया जाए तो अयोध्या किससे संबंधित है? ऋषभनाथ से। अयोध्या ऋषभनाथ से संबंधित है, अर्थात अयोध्या सी में 1 होना चाहिए।
अयोध्या जो है ऋषभनाथ से संबंधित है। तो सी में एक होना चाहिए। सी में एक कहाँ पे है? बी में है और सी में है। इसका मतलब दो विकल्प हो सकते हैं, या तो बी सही होगा या तो सी सही है। फिर और एक दो किसी का याद कर लिए। पभोसा पद्म प्रभु से संबंधित है, तो डी में दो होना चाहिए, अर्थात डी में दो कहाँ पे है? सी में है, अर्थात कौन सा विकल्प सही होगा? सी। आइए और सबका इसी तरह मिलान कर लिया जाए। श्रीवस्ती संभवनाथ से संबंधित है, काकंदी सुविधानाथ या पुष्पदंत से, अयोध्या ऋषभनाथ से, पभोसा पद्म प्रभु से। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिक्ता नदी पर, या पलासनी नदी के तट पर, या गंगा नदी के तट पर, या ऋचपालिका नदी के तट पे? ये तो बहुत फेमस है। ये किस नदी के तट पर याद हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अतः ये कैवलिन कहलाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध तथा जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सा है? ए में दिया है सारनाथ, बी में दिया है कौशाम्बी, सी में दिया है कुशीनगर, डी में दिया है देवी पाटन। तो इसमें कौन सा है? कौशाम्बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। कौशाम्बी नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषित राम विहार था, जिनका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। कौशाम्बी में जैन का प्रमुख तीर्थ स्थल प्रभास गिरी है, जो 6वें तीर्थकार पद्म प्रभु से संबंधित है, या पद्म प्रभ लिखा है, दोनों नाम मिलते हैं इनके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैन धर्म से जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए थे ROA और UDLD में 2001 के बाद के यही क्वेश्चन थे। अब आइए अगला देखते हैं। शैव तथा भागवत धर्म से देखते हैं। नयनार कौन थे? शैव थे, शक्त थे, वैष्णव थे, सूर्योपासक थे। तो नयनार किससे थे? शैव से संबंधित थे। आइए इसमें दो मुख्य रूप से दो धाराएं मिलती हैं। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्रों में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। पहला है भगवान विष्णु के उपासक या भगवान विष्णु के उपासना करने वाले को विष्णु भक्त आलवार संत कहलाए, तथा शैव उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार संत कहलाए। आलवार तथा नयनार ये दोनों बातें याद हो चाहिए। आलवार वैष्णव भक्त को कहा गया और नयनार शैव भक्त को कहा गया। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्त की मार्ग बताया और जाति प्रथा तथा इसकी कठोरता से विरोध किया। नयनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी थे। ये तो अभी क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या कितनी है? ए में दिया है 7,
बीम दिया है 8, सीम दिया है 9 और डीम दिया है 10। तो भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या कितनी थी? 9, अर्थात कौन सा विकल्प सही होगा? सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति सुना गया है। नवधा भक्ति के 9 रूप को मान्यता दी गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बेसनगर अभिलेख को हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेसनगर अभिलेख को स्थापित करने वाला हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्कलावती का या तक्षशिला का, साकाल का, मथुरा का? तो कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का निवासी था हेलियोडोरस। अब तक्षशिला कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान के क्षेत्र में इस समय है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर, विदिशा का पुराना नाम बेसनगर था, का गरुड़ स्तंभ है। भागवत धर्म का पत्थर का पहला उपलब्ध स्मारक, ठीक है, ये गरुड़ स्तंभ भी है। इससे प्राप्त चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? कच्छप को, मत्स्य को, वराह को, नृसिंह को? तो कौन सा अवतार था? वराह अवतार था। विकल्प सी सही है। आइए व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में स्पष्ट हो जाएगी क्या बात थी। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप का भाई था, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान शिव के? तो किसके जगन्नाथ की पूरी यात्रा सुनी ही हो, तो कौन सा विकल्प होगा? विकल्प सी। आइए व्याख्या इसकी देखते हैं। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में उड़ीसा में पुरी में भगवान जगन्नाथ ब्रैकेट में कृष्ण, जगन्नाथ भगवान कृष्ण को कहा जाता है, के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख और राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है? खारवेल का हाथी गुफा, रुक्मिणीदेवी स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख? तो 7 में क्या आंसर होगा? ए। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुफा अभिलेख है।
नंदवंशी शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इसी अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख है। साथ ही इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों को पराजित किया था। ठीक है, अर्थात राजा नंद ने इन 3 राज्यों को पराजित किया था और खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से राजा नंद का के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ये राजा नंद कहाँ थे? कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मगध का कौन सा सम्राट अपरोरसुराम के नाम से जाना जाता था? ए में दिया है बिंदुसार, बी में दिया है अजातशत्रु, सी में दिया है कालाशोक, डी में दिया है महापद्मनंद। तो कौन थे? महापद्मनंद थे। आइए व्याख्या देखते हैं। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक और अपरोरसुराम कहा गया है। आइए आगे व्याख्या देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूडीए एलडीए में, उनका हम लोग अब अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था? ए में दिया है बिंबुसार, बी में दिया है चंद्रप्रद्योत, सी में दिया है प्रसेनजीत, डी में दिया है उदयन। तो किसी के दरबार से संबंधित था? बिंबुसार के दरबार से संबंधित था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबुसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिंबुसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग, चंपा, कौशल, ऐक्षित्र, ये राज्य दिए हैं, उनकी राजधानियां हैं। राज्य उनकी राजधानियां हैं अंग, चंपा, कौशल, ऐक्षित्र और सी में दिया है वश, कौशाम्बी, डी में दिया है मस, विराटनगर। तो कौन सा सही नहीं है? देखिए बी सही नहीं है। देखिए अंग जो है चंपा से संबंधित है, वश कौशाम्बी क्षेत्र की राजधानी थी, मत्स्य विराटनगर की राजधानी थी, चंपा क्षेत्र की राजधानी अंग हो गई, कौशल गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्री श्रावस्ती थी। उत्तर पंचाल की राजधानी ऐक्षित्र थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र था, अहिच्छत्र, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल थी। से सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। देखा जाए तो कौशल की राजधानी
आज के आधुनिक अयोध्या क्षेत्र माना जाता है, और उसी के आसपास के जो श्रावस्ती भी थी। अब उत्तरी पंचाल की राजधानी क्षेत्र, उत्तरी पंचाल ये बरेली क्षेत्र को हम के आसपास पड़ता था। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल थी। से सभी विकल्प सम्मिलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अभी अभी ऊपर हम लोग देखें, अंग था। चंपा की राजधानी अंग थी। बिहार का वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा की प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घनिकाय के अनुसार इस नगर का निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन है? कंबोज, राजपुर या हाटक, अस्मक, पोतन या पोटिल कहा जाता है, सुरसेन, कौशाम्बी, कौशल, श्रीवास्ती। तो कौन सा इसमें से? सी, सुरसेन, कौशाम्बी सही। और आगे आइए व्याख्या इसकी देखा जाए। कंबोज जो था राजपुर या हाटक था। अस्मक पोतन या पोटिल से संबंधित है। सुरसेन मथुरा क्षेत्र से संबंधित है। कौशल साकेत तथा श्रावस्ती से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो कितने महाजनपद स्थित थे? एम दिया है 6, बीम दिया है 7, सीम दिया है 8 और डीम दिया है 9। तो कितने 6 क्षेत्र थे? सी अर्थात 8 क्षेत्र संबंधित थे। देखा जाए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान के 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। और इनके नाम इस प्रकार हैं: कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है यूनानियों से संबंधित जो क्वेश्चन है, यूनानी आक्रमण से। आइए देख लिया जाए। पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों में से थी। नंबर 1, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। नंबर 2, उसकी फौज बेहतर थी। नंबर 3, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। ये भी सही है। चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें कौन कौन सी बातें सही हैं? पहला तो सही है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बात सब पे थोड़ा विचार विमर्श करने के बाद ही। दूसरे में दिया उसकी फौज बेहतर थी, ये भी बात सही है। तीसरा है उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये भी बात सही है। लेकिन चौथी बात कही जा रही है वह एक अच्छा प्रशासक था। प्रशासक तो अच्छा नहीं था। अगर इसको व्यापक रूप से देखा जाए तो आइए इसका कौन सा विकल्प होना चाहिए? ए में 1 2, बी में 1 2 3, सी में 2 3 4, डी में उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प बी 1 2 3 सही। आइए व्याख्या देखते हैं। सिकंदर के पश्चिमोत्तर भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य हैं। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है।
तात्पर्य यह है कि उस समय पश्चिमोत्तर भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना, आइए आगे देखते हैं, उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी, बात तो सही है। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही, आम्भी नाम याद रखिए, भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम तट पर पराजित किया था। आम्भी, पुरु या पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद। सिकंदर और पोरस की लड़ाई का गाना भी है, तो इससे कौन सा विकल्प सही होगा? बी। आइए व्याख्या देख लेते हैं। पुरु अर्थात पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन संबंधित हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? ग्रीक विवरणों से, रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलाभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभ लेख से। तो किससे प्रमाणित होता है? बी। रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलाभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन गुजरात के जूनागढ़ तक फैला हुआ था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलालेख में अनार्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत में यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? नैनीताल में, पौड़ी में, टिहरी में, कालसी में। तो कहाँ मिला था? कालसी में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक के शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टालमी फिलाडेल्फस तुरमय, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? साइरोन, मिस्र, मकदूनिया, सीरिया। तो कहाँ का शासक था? मिस्र का। आइए व्याख्या देखते हैं। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं अंत्योक या इसे एंटियोकस द्वितीय कहा जाता है, एंटियोकस द्वितीय या थियोस सीरिया का शासक था। दूसरा है तुरमय या तुलमय कहा जाए, जिसे टालमी द्वितीय या फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। तीसरा है
कीनी या एनीकीनी या एंटीगोनस या एंटीगोनस गोनादास या मकदूनिया का राजा था। मग इसे साइरीन का शासक था। अलिक सुंदर इसे अलेक्जेंडर या एपाइरस या एपीरस का राजा के साथ इसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? एम दिया है अर्थशास्त्र, बीम दिया है मुद्राक्षर, सीम दिया है मेगास्थनीज का इंडिका में, डीम दिया है वायु पुराण में। तो कौन सा होगा इसमें? आंसर सी, मुद्रा मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज के तत्कालीन भारतीय समाज के 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है पांचवा है योद्धा, छठा है निरीक्षक, सातवां है मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा का प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उनके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इंडिका का मूल लेखक था, कौन था? ए में दिया है निरियाकस, बी में दिया है मेगास्थनीज, सी में प्लूटार्क, डी में दिया है डायोडोरस। तो कौन सा होगा इंडिका के लेखक के नाम? मेगास्थनीज। आइए व्याख्या देखते हैं। इंडिका का मूल लेखक मेगास्थनीज था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? एम दिया है जातक, बीम दिया है मनुस्मृति, सीम दिया है याज्ञवल्क, डीम दिया है अर्थशास्त्र। किसमें था? क्वेश्चन नंबर 6 का बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति में उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विडोवर, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया है अर्थात विडो को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। तो भाई भेदभाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है चंद्रगुप्त, ए में, बी में दिया है बिंदुसार, सी में दिया है अशोक, डी में चाणक्य। इधर प्रियदर्शी, सैंड्रोकोट्टस, अमित्रघात, विष्णुगुप्त। तो इसमें किसका किसका संबंधित होगा? देखिए, अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है, अर्थात इसके मिलान करते चले, इस तरह से इसे मिला दिया जाता है। सी में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सी में 1 कहाँ मिला है? सी में, एक ही बार से क्लियर हो जा रहा है। तो इसमें ए में क्या हो जाएगा? ए में 2। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्टस कहा जाता है और बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया और अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है।
चलिए क्या आंसर होगा सही सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंडोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यह पहचान भारतीय इतिहास की तिथि क्रम की आधारशिला बन गई है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिज का संस्कृत रूप है अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का विनाशक। आइए इस शत्रुओं का नाश करने वाला। मौर्य सम्राट अशोक को पीदसी संबोधित किया गया है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी था। आइए आगे देखते हैं। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? इसमें महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन। तो इसमें कौन कौन से हैं? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले इसमें देख लिया जाए, चुन लिया जाए कौन कौन से हैं। किसने किसने दिया है? एम दिया है 1 और 2, मतलब महापद्मनंद और चंद्रगुप्त मौर्य। बीम दिया है 2, 3 और सीम दिया है 3, 4। डीम दिया है 2, 3, 4। तो कौन सा होगा? बी अर्थात 2 और 3। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने इसका उद्धार करवाया था। ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में इसमें नहरें निकाली। शासक रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। क्योंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, तब उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र के जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। तो कौन सा आंसर होगा? सी 305 ईसा पूर्व। आइए व्याख्या देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के प्रशासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को लगभग 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। आइए आगे देखते हैं। और मौर्योत्तर काल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो उसे देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला है मौर्योत्तर काल। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी, 606 ईस्वी। तो कब शक संवत प्रारंभ किया गया? 78 ईस्वी में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व में उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 - 57 बराबर 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। अर्थात शक संवत 78 ईस्वी को प्रारंभ किया गया और इसके
प्रारंभ करने वाले किसको माना जाता है? कनिष्क को माना जाता है। यही अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम एवं शक संबोध में कितना अंतर होता है? अभी अभी हम लोग देखें कितना, 135 वर्ष का। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संबोध अर्थात प्रारंभ में 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संबोध अर्थात 78 घटा देने पर शक संबोध प्राप्त होता है। अर्थात वर्तमान वर्ष में 2023 में विक्रम संबोध क्या हो जाएगा? 57 जोड़ देने पर 2080 हो जाएगा, क्योंकि विक्रम संबोध 57 वर्ष पहले शुरू हुआ था, इसलिए 2080 विक्रम संबोध चल रहा है। तथा शक संबोध क्या हुआ? 78 वर्ष बाद हुआ 1 ईस्वी के, तो अर्थात 78 घटा देने पर शक संबोध शक के प्रतापी राजा कनिष्क ने शुरू किया था, तो इसलिए 2023 में 78 घटा देने पर शक संबोध कौन सा चल रहा होगा इस समय? 1945 है। आइए आगे देखते हैं। अतः विकल्प शक संबोध विक्रम संबोध और शक संबोध में अंतर कितना हो गया? 2080 में 1945 घटा देने पर 135 वर्ष का हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? देखा जाए तो इसमें बी अर्थात मौर्य वंश भी बहुत प्रतापी शासन था, वो भी भारत से बाहर तक फैली थी, और कुषाण वंश का भी, तो अर्थात बी और सी दोनों होना चाहिए। आइए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए हिंदकुश पर्वत तक फैली थी। इसके पश्चात कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक विस्तृत थी। कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तूफान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? चालुक्य है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है, सातवाहन है। कौन सा है? आइए डी सातवाहन वंश। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश का संस्थापक सिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में इसे कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा का समकालीन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी 60 ईसा पूर्व माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? नंबर ए में दिया है पुष्यमित्र शुंग, बी में दिया है खारवेल, सी में दिया है गौतमी पुत्र सतकर्णी, डी में दिया है सुशर्मन। तो कौन सा होगा? सी गौतमी पुत्र सातकर्णी को। आइए व्याख्या देखते हैं। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसकी मां गौतमी बलश्री ने के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अंध सातवाहन राजाओं में सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में मिलती है? मत्स्य पुराण में। आइए व्याख्या देखते हैं। पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी नामों की सूची 30 राजाओं की मत्स्य पुराण में मिलती है। नंबर 7, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में क्या बात कही गई है? सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण क्या था? सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। आइए इसका देखते हैं कौन सा कूट सही होगा। ए में दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी में दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी में दिया है ए सही है किंतु आर गलत है। डी में दिया है ए गलत है किंतु आर सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। ए सही है अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन का कारण व्याख्या कर रहा है, सही कर रहा है। आइए व्याख्या भी देख लें हम लोग। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों को आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी। राजा हाल के दरबार में गुणाग तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोट के विद्वान निवास करते थे। गुणाग ने बृहत् कथा नामक ग्रंथ की रचना की तथा यह ग्रंथ पैशाची प्राकृत भाषा में लिखा गया था। सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। किन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ था तथा सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। अतः इस प्रश्न में अभीष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? एम दिया है श्रावस्ती, बीम दिया है कौशाम्बी, सीम दिया है पाटलिपुत्र, डीम दिया है चंपा। आइए इसकी उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा श्रावस्ती। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में खुर्स कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए थे। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लेख हैं, जो हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। अतः स्पष्ट है कि श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। डेमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडोफर्नीज, डी में दिया है विम। सूची 2 में दिया है पहलव, कुषाण, हिंद यूनानी, चौथा है शक। तो क्या होगा इसका सही विकल्प? देखा जाए तो क्या होगा? डिमोट्रियस हिंदी यूनानी था। रुद्रदामन क्या था? शक था। गोंडोफर्नीज क्या है? पहलव है। विम क्या था?
कुषाण। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डिमोट्रियस हिंदी यूनानी था, रुद्रदामन शक था, गोंडोफर्निच पहलव था, विम क्या था? कुषाण था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख दिया गया है। शासक नासिक, गौतमी पुत्र, भीम दिया हाथी गुफा, खारवेल, सीम दिया है भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, डीम दिया है गिरनार रुद्रदामन प्रथम, तथा गिरनार रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। सी भीतरी पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में सूचना इसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा दीक्षा, राज अभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13वें वर्ष तक की शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इनकी भाषा संस्कृत है। जूनागढ़ गिरनार से रुद्रदामन प्रथम का संबंध है। रुद्रदामन प्रथम का शक संवत 72 ब्रैकेट में 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तिगत एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। आगे अब गुप्तोत्तर युग से संबंधित क्वेश्चन है। आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, और आप लोगों को अगर जानकारी लाभदायक लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।